हाइपरमेट्रोपिया। जानते हो इसका काज क्या बताया किसी बच्चे ने? हाइपरमेट्रोपिया का जो काज बच्चे बताते हैं वो ये बताते हैं कि सर, अगर हमारी आंख बिल्कुल करेक्ट होती तो एग्जैक्ट सर्कल होती, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारी आई बॉल है ना, वो स्फीयर की बजाय ओवल हो जाती है। और बच्चे कहते हैं सर आपकी आंख ऐसे हो जाती, ओवल टाइप। तो आप देखो ओवल टाइप में ये वाला डायामीटर लेसर है, जबकि ये वाला डायामीटर बी डैश लार्जर है। ऐसे बच्चे कहते हैं। उससे क्या हुआ? उससे बच्चे कहते हैं सर, अगर आप इस सिचुएशन में, यहां पर आपका आंख का कॉन्वेक्स लेंस है, इस सिचुएशन में दूर से जो लाइट आ रही होगी, जो पास से जो लाइट ओहो, ये तो उल्टा हो गया। तो हम इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं। वेट, मैं आपको चलो समझ ही लो इसमें क्या हो गया फिर वो। चलो इसी से समझ लो, कोई बात। ये हमारा लेंस है और बच्चे बोलते हैं सर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी रेटिना पर फोकस होने की बजाय पीछे फोकस हो जाती है, यहाँ पर। तो जब जिस जगह पर लाइट फोकस हुई वहां रेटिना है ही नहीं, स्क्रीन ही नहीं है वहां, तो ब्लर्ड इमेज दिखता है। अब इन बच्चों को बोलो भाई फिर क्या करें? पहली बात, रेमेडी तो बाद में सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि सफेरिकल आई वर्टिकल सेंस में ओवल आई बन जाती है और ये हाइपरमेट्रोपिया का रीजन है, ये अकेला रीजन नहीं है और बहुत कम केसों में ऐसा होता है। असली रीजन ध्यान से सुनो क्या होता है। शाबाश। हमारा जो आंख का कॉन्वेक्स लेंस है वो साइडों से पतला होता है बेटे, सेंटर से मोटा होता है, राइट? ये जो हमारा आंख का इसको बोलते क्या है? क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स, रादर कॉन्वेक्स आई लेंस बोलते हैं इसको। क्रिस्टलाइन बहुत क्लियर होता है, अल्ट्रा क्लियर। अब ध्यान से सुनो असली बात बेटे, इसकी साइडों पर ना, यहाँ पर मसल्स होते हैं, जिन मसल्स को बोलते हैं हम सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। कौन बच्चा क्लास में बताएगा व्हाट इज द जॉब ऑफ सिलियरी मसल? शाबाश। सिलियरी मसल क्या करते हैं? Control the focal length of eye lens. तो एक बच्चा कहता है सर ये आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। जानते हो कैसे करते हैं? ये सिलियरी मसल लेंस को स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जब ये लेंस को, जब ये सिलियरी मसल लेंस को कंप्रेस करते हैं तो लेंस सेंटर से मोटा हो जाता है, ज्यादा मोटा हो जाता है पहले के मुकाबले। इधर से भी कंप्रेस कर दिया इसने, इधर से भी कंप्रेस कर दिया। अब जानते हो ये लेंस क्या करता है? अब ये लेंस नजदीक की चीजों को रेटिना के ऊपर बनाता है इमेज। नजदीक की चीज से जा रही रे ऑफ लाइट को रेटिना के ऊपर शार्पली फोकस कर देता है। क्योंकि जब ये मोटा हो जाता है तो रे ऑफ लाइट को लेंस के अंदर से गुजरने का ज्यादा टाइम मिलता है, फोकसिंग टाइम ज्यादा हो जाती है उसकी। यानी आप कह सकते हो फोकल लेंथ को इसने रिड्यूस कर दिया।
दूसरे शब्दों में फोकल लेंथ को रिड्यूस करने का मतलब पावर को इंक्रीज कर दे। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इस तरह से आंख हमारी नजदीक वाली चीजों को फोकस कर पाती है। अब इधर से सुनो ध्यान से। हम बच्चों को यूजुअली ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं जी, आंख इस तरह से ओवल हो। रियलिटी में ये हमारे सिलियरी मसल्स इस लेंस को जितना दबाना चाहिए जरूरत के लिए, ताकि नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस कर सके, उतना नहीं दबा पाते, कम दबा पाते। इसलिए लेंस को जितना थिकर करना चाहिए उतना नहीं कर पाते, कम कर पाते। सिलियरी मसल की एबिलिटी कमजोर हो जाती है कंप्रेस करने की। और बात सुनो, जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, रिलैक्स्ड, तब ये लेंस सेंटर से बहुत कम हो जाता है मोटा। ये नॉर्मल लेंस, ये कंप्रेस्ड लेंस, ये स्ट्रेच्ड लेंस। जब स्ट्रेच्ड लेंस होता है तो जो दूर आसमान में पक्षी उड़ रहे होते हैं वहां से आ रही लाइट को ये लेंस रेटिना के ऊपर फोकस करता है। इस तरह से हमारी जो आंख है उसमें सिलियरी मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये जरूरत के मुताबिक लेंस को कंप्रेस करके नजदीक की चीजें दिखाती है, लेंस को स्ट्रेच करके रिलैक्स्ड करके दूर की चीजें क्लियरली दिखाती है। सिलियरी मसल्स की मदद से फोकल लेंथ को चेंज करने की खूबी से आंख के पास एक काबिलियत आ गई कि वो नजदीक की चीजों को या दूर की चीजों को एट ए टाइम क्लियर देख सकती है। याद रहे टीचर ने बोला नजदीक की चीज को या दूर की चीज को, ऐसे नहीं बोला नजदीक की और दूर की ना, एट ए टाइम एक ही चीज को आंख क्लियर देख सकती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन, राइट। अकोमोडेशन क्या हुआ? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, the ability of the ciliary muscles to enable the eye lens to change its focal length as per the need। क्या आंख दूर देखना चाहती है या पास? आप देखो इस अकोमोडेशन प्रॉपर्टी के स्पेलिंग देखो, बिल्कुल वही स्पेलिंग है जब हम किसी घर से पूछते हैं आपके घर में कितनी अकोमोडेशन है, फिर वो बोलता है 3 कमरे, 2 रसोई, 1 ड्राइंग रूम, ऐसे ऐसे कुछ बोलता है। हॉस्टल में भी एक अकोमोडेशन होती है। तो कभी कभी मान लीजिए एक लड़का हॉस्टल में रहता है, दूसरा दोस्त उसको मिलने जाता है, यार मैं होटल में रुका हूं, तो दोस्त बोलता है नहीं नहीं हॉस्टल में आ जा। लड़का कहता है यार आपके पास तो एक ही कमरा है, 2 लड़के पहले ही है। तो वो दोस्त बोलते हैं नहीं नहीं यार बेड जोड़ लेंगे, अकोमोडेट कर लेंगे, आ जा तू। यानी जरूरत के मुताबिक सिचुएशन बना लेंगे। तो आई लेंस दूर, नजदीक की चीज देखनी है या दूर की चीज देखनी है उसके मुताबिक सिलियरी मसल्स आई के लेंस को शेप दे देते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अकोमोडेशन। जरूरत के मुताबिक लेंस की शेप को ढाल के दूर की चीज या पास की चीज पे फोकस कर लेना। और अगर मैं सपोज करो अपने हाथ की ऐसे रेखाएं देखूं क्लियरली दिख रही हैं, और इनकी उंगलियों के बीच में से वो दूर, बीच में जो जो बीच में गैप है उसमें से दूर उड़ता हुआ पक्षी दिख रहा है, अगर मैं चाहूं कि वो पक्षी क्लियर दिखे तो पक्षी क्लियर दिखेगा तो हाथ की रेखाएं ब्लर्ड हो जाएंगी। अगर मैं हाथ की रेखाओं को फोकस करूंगा क्लियर हो जाएगा तो पक्षी ब्लर्ड हो जाएगा। एट ए टाइम इंसान की आंख एक ही चीज पे फोकस कर सकती है। ऐसा कभी नहीं होएगा कि इन दोनों फिंगर्स के बीच में जो गैप में वो दूर आसमान में पक्षी उड़ रहा है वो भी क्लियर दिखे और हाथ की रेखाएं भी क्लियर दिखे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब नजदीक की नजर कमजोर होती है, हाइपरमेट्रोपिया, तो 2 कारण होते हैं बेटे, 2 कारण। पहला, ये आंख की लेंस आई बॉल ऐसी होती है सफेरिकल से डिस्टर्ब करके वर्टिकली ओवल हो जाती है। दूसरा, सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जितना लेंस को कंप्रेस करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। और मैं बताना चाहूंगा बच्चे सोचते हैं मेन रीजन ये है, जबकि
70% कंट्रीब्यूशन ये होता है कि सिलियरी मसल उतना नहीं दबा पाते लेंस को जितना दबाना चाहिए। ओके, अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो लेंस इस लाइट को रेटिना पे फोकस करने में नाकामयाब हो गया, उसके लिए हेल्पर भेज दो। तो हमने हेल्पर कैसे भेजा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये लेंस है, ये रेटिना था, और यहां से नियर बाय ऑब्जेक्ट से गई, यहां गई बेटे, यहां गई, और यहां फोकस हो रही थी। अब हमने क्या करना है, इस लेंस को, लेंस का हेल्पर भेज देना है। ये ऑब्जेक्ट है, लेंस का हेल्पर का मतलब कॉन्वेक्स लेंस को एक और कॉन्वेक्स लेंस दे दो। ये चश्मे में लगा, हमारे स्पेक्टिकल में लेंस लगेगा। तो जब ये ब्लू लाइट उसके ऊपर गिरी बेटे, ध्यान से देखो, ये यहां से ऐसे गई, तो पहले तो ये लेंस ही थोड़ा सा फोकस कर दे, कन्वर्जिंग लेंस है ना, इसने थोड़ी सी लाइट को अंदर मोड़ दिया। फिर उसके बाद ये आई लेंस भी अपना काम करेगा, वो भी अंदर को मोड़ेगा। तो इस तरह से दोनों लेंस मिलके आईज, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज ऑफ लाइट को रेटिना पे फोकस कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि आंखों को क्लियर दिखाई देने लग गया। बेसिकली कन्वेक्स लेंस का एक और कन्वेक्स लेंस लगा दिया हेल्पर, जो कि हमारे स्पेक्टिकल्स में लगेगा, और हम कहते हैं जी हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो गया, रेमेडी। ऐसे होता है बेटे। फिर इस ये जो कन्वेक्स लेंस है, इसका अलग अलग नंबर होता है पावर का, और जब भी किसी की नजदीक की नजर कमजोर होगी तो कन्वेक्स लेंस उसके स्पेक्टिकल्स में लगेगा, और उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव पावर हो तो कन्वेक्स लेंस लगता है। अब इसके बिना एक और डिफेक्ट होता है बेटे, उसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में फार ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, नियर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे डिस्टिंक्टली क्लियर। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारी सफेरिकल आई बिल्कुल सफियर से डिस्टर्ब करके ओवल हो जाएगी, लेकिन इलोंगेटेड ओवल हो जाएगी। और यहां पर हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो दूर से आने वाली रेज ऑफ लाइट जो फोकस पे होना चाहिए, तो वो तो पहले ही फोकस हो जाएंगी। और ये जो बाल यहाँ होनी चाहिए थी रेटिना की, वो पीछे स्लिप कर गया, तो जब यहाँ पर बाल ही नहीं है तो ब्लर्ड इमेज दिखेगा, क्योंकि रेटिना के ऊपर तो फोकस्ड लाइट पहुंचेगी नहीं, वहां तो स्कैटर्ड बिखरी हुई लाइट पहुंचेगी, इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट इसको ब्लर्ड दिखेगा। तो मायोपिया के दो कारण हुए, पहला कारण ये कि लेंथ वाइज ओवल होगी आई बॉल, इलोंगेटेड होगी स्फेरिकल से। दूसरी बात यह है कि जब हमने दूर की नजर देखनी होती है, तो जो हमारा लेंस है वो लंबू सा होना चाहिए, सिलियरी मसल से रिलैक्स हो जाने चाहिए, ये नॉर्मली इलोंगेटेड होना चाहिए, कम पतला होना चाहिए। तो जो सिलियरी मसल्स साइडों पे लगे हुए हैं वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाते, उनको टेंस्ड रहने की आदत पड़ जाती है। वो इसको, टेंस्ड का मतलब इसको कंप्रेस करके रखते हैं थोड़ा बहुत। इसलिए जिन बच्चों की कंप्रेस, टेंशन में जो रहते हैं, उनका लेंस कंप्रेस्ड की आदत पड़ जाती है, उनकी दूर की नजर उड़ जाती है। अब कभी भी देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मुश्किल सा फील होएगा, क्योंकि आपके लेंस को दबा रखा है सिलियरी मसल। और लेकिन आप अपनी आंखों से उधर देखो, क्लाउड्स को देखो, आपको रिलैक्स्ड फील होगा, क्योंकि क्लाउड्स के लिए सिलियरी मसल्स ने लेंस को दूर दूर खींचना है, रिलैक्स्ड रहेगा वो, राइट। तो सिलियरी मसल्स का पूरी तरह से रिलैक्स ना हो पाना, दूसरा आई बॉल का स्फेरिकल से इलोंगेटेड ओवल शेप एक्वायर कर लेना, ये दोनों मायोपिया के रीजन है। अब इसकी रेमेडी क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, रेमेडी क्या करते हैं।
हमने आई बॉल ऐसी बना दी, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया। कॉन्वेक्स लेंस स्ट्रेट आ रही लाइट को यहां फोकस करता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्मार्टनेस करते हैं, इस लेंस के सामने एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। तो कॉनकेव लेंस होने से क्या होगा, कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग होता है, तो जो दूर से आ रही पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ना बेटे, उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वो बाहर को डाइवर्ज कर देगा ऐसे। अब बाहर को डाइवर्ज करेगा, ये लेंस वही है, इसने उसी हिसाब से मेहनत करनी है। पहले तो स्ट्रेट आ रही लाइट को मोड़ रहा था, अब बाहर को जाती हुई लाइट को मोड़ेगा, इसलिए उतनी शक्ति से नहीं मोड़ पाता ये। तो यहां पर फोकस होने की बजाय ये रेटिना पे फोकस होती है जाके, और हम कहते हैं जी हमारी आंख ठीक होगी, रेमेडी होगी। इसलिए मायोपिया को जब हम ठीक करते हैं तो कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है बेटे, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी। अगर आपको कल को कोई बच्चा बोले मेरे चश्मे का पावर है -2.5 डायाप्टर, डायाप्टर इसकी यूनिट होती है DIOPTRE, अगर उसने -2.5 डायमीटर बोल दिया बेटे, तो माइनस बोल दिया, इसका मतलब कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी दूर की नजर कमजोर है, मायोपिया हो रखा है। ठीक है, वैसे बाय द वे ये पावर कैसे निकली पर निकलेगी, तो आप आसानी से निकाल लोगे कि इस पी को यहाँ डालो, फोकल लेंथ आपको पता लग जाएगी। इतनी फोकल लेंथ का हमने ये व्हाइट कलर वाला लेंस उसको लगाया, यहां से हमें पता लग जाता है कौन सा कनकेव लेंस किस आंख के लिए जरूरी होगा, ताकि उसके आईसाइट को ठीक किया जा सके। हेलो, योर अटेंशन वंस अगेन। तो मैं आपको समझा रहा था कि मायोपिया की रेमेडी क्या है, कॉनकेव लेंस लगाओ। कॉनकेव लेंस लगाने से जो रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट पक्षियों से आ रही थी, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन ना रहकर, पैरेलल ना होकर डाइवर्जिंग बन जाएगी, डाइवर्जिंग। क्योंकि कनकेव लेंस का काम होता है लाइट को बाहर को फेंकना, जब डाइवर्जिंग होगी तो आंख का जो लेंस है उसका काम क्या है, रेटिना पे फोकस करना। तो पहले ये क्या काम कर रहा था, सीधी आ रही लाइट को ओवर फोकस कर देता था, अब हमने कहते बाहर को फेंक दिया, ताकि यही लेंस उतना ना कन्वर्ज कर पाए। तो अब बाहर वाली को अंदर मरोड़ना, अंदर फोकस करना मुश्किल है इसके लिए, तो फिर भी वो कोशिश करता है, कोशिश करता है, तो यहां ना करके पीछे कर पाता है फोकस, जहां कर पाता है वहां पर हमारा रेटिना होता ही है, इसलिए हमारी आंख को क्लियर दिखाई देता है। तो ये थी आपकी रेमेडी। जिन बच्चों को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों समझ आ गए, उनकी रेमेडी का असली तरीका समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश बेटा, गुड।
रट्टा सा नहीं मारना होता किताबों में, प्रॉपर समझना है इसमें कनकेव लेंस क्यों लगाते हैं, उसमें कन्वेक्स लेंस क्यों लगाते हैं, अकोमोडेशन का क्या मतलब है वगैरह। ओके, आ जाओ वापिस असाइनमेंट में बेटे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट पेज। हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन एटमॉस्फेयर। कोई बच्चा कहता है सर जब रिफ्रैक्शन होती है ना, या मैं ही आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट का तो एक मीडियम डेंसर होना चाहिए, एक मीडियम रेयरर होना चाहिए, यस या नो। तभी लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी या रेयरर से लाइट आएगी, तभी रास्ता चेंज होता है रिफ्रैक्शन का। लेकिन एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर है और ये नीचे अर्थ है, तो एटमोस्फियर में स्टार से आ रही लाइट, स्टार से आ रही लाइट अपना रास्ता चेंज करती है, कभी इधर कभी इधर। कोई बच्चा बताता है यहाँ तो कोई दो मीडियम नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एयर ही है, जबकि रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होने जरूरी है कम से कम। तो कौन बच्चा बताएगा एक ही मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे हो जाती है? Sir, because different layers of the atmosphere have different density. शाबाश, कौन सा बच्चा, ये नाम क्या है बेटे? Seas. इस बच्चे ने 10th ए के बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर और कम से कम शब्दों में बताया, बहुत ज्यादा शाबाश दी जाती है आपको। हाँ Sir, sir, the density changes with the altitude. हाँ, Sir, तो sir, warmer air has is less denser than the cooler air. बिल्कुल सही। तो बताओ ये अगर ले, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा और इधर हमारा सन है, बताओ सबसे वार्मर लेयर कौन सी होएगी? वार्मर एयर लेयर कौन सी होएगी? 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली? बताओ। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर 3 वाली वार सबसे गर्म होएगी क्योंकि सन के नजदीक पड़ती। गलत। सन तो बहुत दूर है बेटे, 150 मिलियन ईयर्स, मिलियन लाइट ईयर्स। लेकिन ये जो एयर लेयर्स गर्म होती हैं ये अर्थ के सरफेस से गर्म होती है। सन की लाइट आती है, उसको अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है, वहां से उठती हुई हीट इन एयर लेयर्स को गर्म करती है। इसका मतलब है जो जमीन के नियरेस्ट है वो हॉटेस्ट है। जब दोपहर का सनलाइट आएगी तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये कूल है, लेकिन एयर की कोई डिमार्केशन लाइन फिक्स तो है नहीं। कभी ये हवा ऊपर को चले जाती है, कभी नीचे को आ जाती है। इस तरह से एयर की डेंसिटीज डिफरेंट लेयर्स की चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर, ऐसे ऐसे करते हुए ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट पड़ती है। तो रास्ता चेंज होने से कभी आंख लाइट में चली जाती है, कभी नहीं चली जाती, इसलिए उसको ये स्टार ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एयर लेयर डेंसिटीज which are continuously varying, refraction occurs in the atmosphere। ये था आपका 9th क्वेश्चन का आंसर जो आपने सही जवाब दिया। दोनों बच्चों को शाबाश दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, जब व्हाइट लाइट जाती है तो क्या होता है? प्रिज्म में से, प्रिज्म में से व्हाइट लाइट जाएगी, क्या होएगा सभी बच्चे बताओ? Dispersion of light. तो ये लाइट व्हाइट लाइट होएगी तो 7 कलर्स में ब्रेकअप हो जाएगा बेटे। जो 7 कलर्स इधर मैं लिखने लगा हूं ये वाले, तो इसके स्पेलिंग नीचे से ऊपर को लिखूं विबग्योर के ऊपर से नीचे को लिखूं? नीचे से। शाबाश। तो आपको देखना है नीचे से ऊपर, ऊपर को बेटे, विबग्योर। तो इस ये जो 7 कलर का पैटर्न बन जाएगा ना हमारे पास विबग्योर का,
इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये हमने व्हाइट शीट पे बना लिया। ओके, लेकिन इस प्रोसेस का नाम बता सकता है कोई बच्चा? शाबाश। प्रोसेस का नाम है डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन का जो रिजल्ट है वो है स्पेक्ट्रम। एक बार पेपर में पूछा था, ध्यान से सुनो, पेपर में पूछा था एंगुलर डिस्पर्शन क्या होती है। एंगुलर डिस्पर्शन है कोई बच्चा 120 बच्चों में से जो ये बता सके व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? देखो नहीं बताया। अब इसका सुन लो इसका आंसर। देखो बेटे, आपने देखा कि अगर ये प्रिज्म ना होता है तो ये व्हाइट लाइट इधर को चलेगी होती, राइट? लेकिन प्रिज्म की मदद से ये डेविएट होगी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में गई, डेंसर से फिर रेयरर हुई, डबल रिफ्लेक्शन होती है। ऐसे आ गई वायलेट, ये आ गई रेड। तो वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा वायलेट। ओके। और एक कलर टीचर ये भी दिखा रखे हैं, येलो कलर से दिखाने लगा हूं, ये वाला। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इन रेड कलर, राइट? तो रेड कलर वाली रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, रेड कलर वाली ये कर दी मैंने, ये लो कर दी। ओके, वायलेट कलर वाली को भी कर देते हैं, ये लो। तो यहां पर जो ये एंगल बन गया ना, रेड और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। यानी थीटा एंगल के अंदर अंदर ये सातों कलर बिखर गए हैं। क्योंकि ये एंगल है और सातों कलरों का बिखराव दिखा रहा है, डिस्पर्शन दिखा रहा है, इसको एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्शन को याद रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर विच इज मैक्सिमम माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर विच इज मिनिमम। नोट कर लो सभी बच्चे, एंगुलर डिस्पर्शन। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। The scattering light depends upon the wavelength of light. Light with the smaller wavelength gets scattered more. ये तो हमने कर ही लिया था ना। वायलेट कलर मोस्ट स्कैटरिंग है क्योंकि उसकी वेवलेंथ मिनिमम है, ये हमने करा था। किसने बताया था? हमने रेल्फ क्राइटेरिया ने बताया था बच्चे, रेल्फ। ठीक है। Since blue light has the shortest wavelength in the visible spectrum, it's scattered more, and we see the blue color in the sky. देखो बेटे, ब्लू लाइट का थोड़ी शॉर्टेस्ट होता है, वायलेट का शॉर्टेस्ट होता है। हाँ, ब्लू, इंडिगो और वायलेट तीनों के सेट को बोल सकते हैं ब्लू लाइक सेट, तब शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसने जो लिखा है ना रीजन में, सिंस ब्लू लाइट, वहां लिख दो सिंस ब्लू लाइट सेट, लिख देना सेट, ब्लू लाइट सेट। और सेट के अंदर ब्रैकेट में कर देना ब्लू प्लस इंडिगो प्लस वायलेट, ब्लू प्लस इंडिगो प्लस वायलेट, इसको बोलते हैं ब्लू लाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। स्टेट वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बताओ कौन कौन से हैं बेटे? 6th क्वेश्चन, ऑल द अबव। ठीक है, फिर हम इसको छोड़ देते हैं, कोई टाइम नहीं लगाते, आगे चलते हैं। 5th question, danger signals installed at the top of tall buildings are red in color. They can be easily seen from a distance because among all our colors red light is, देखो कौन सा ऑप्शन है? It is scattered least by smoke or fog. 5वें कलर का बी ऑप्शन बहुत अच्छे से बता दिया आपने, इसका मतलब आपने लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है। 4th question, which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? Refraction, dispersion, and internal reflection. हाँ बिल्कुल सही, तीनों होती हैं इसमें, रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्शन भी है और DIR भी है। ठीक है बेटे।
तीनों होते हैं सबसे रेनबो। वैसे मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो, अगर मैं प्रिज्म को रिप्लेस कर दूं रेन ड्रॉप से, बारिश होने के बाद लटकी हुई आसमान में छोटी छोटी रेन ड्रॉपलेट, और इस सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दूं सन से, ठीक है, और ये जो कागज के ऊपर विब्ग्योर लिखा हुआ है, इस व्हाइट स्क्रीन को, कागज को रिप्लेस कर दूं स्काई से। देखो, व्हाइट पेपर को रिप्लेस कर दिया स्काई से, एक्टिंग एज स्क्रीन। प्रिज्म को रिप्लेस कर दिया रेन ड्रॉपलेट से, और सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दिया सन से। बाकी सारी फिनोमिना यही कर दी। तब हम इसको स्पेक्ट्रम कहने की बजाय क्या बोलेंगे, बता सकते हो? रेनबो। रेनबो बोल देंगे बस। यानी किसी बच्चे को रेनबो का मैकेनिज्म मोटे तौर पर समझना हो तो ऐसे समझ। प्रिज्म इज रिप्लेस्ड बाय रेन ड्रॉपलेट, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय सनलाइट, और ये स्काई। ये रेनबो तभी दिखाई देता है, एक बात खास ध्यान से सुन लो, ये तभी दिखाई देता है अगर जो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है ना, उसका फेस इधर को होना चाहिए, उसकी बैक साइड पर सन होना चाहिए। ऑब्जर्वर की बैक साइड पर सन होएगा तो ही रेनबो दिखेगा, ठीक है। अब आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 3, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज, बताओ जल्दी बताओ। बी ऑप्शन। थर्ड का बी ऑप्शन, ये आपने पहले ही बता दिया, छोटी क्लासों में भी करवाते हैं वैसे। सेकंड क्वेश्चन, face of the moon that is visible to us is called as nearer side, and face of the moon which is farther is invisible to us. What color would be the sky appearing to an astronaut standing on the far side of the moon? बताओ बेटे, एस्ट्रोनॉट को आसमान का कौन सा सन कलर दिखाई देगा अगर वो दूर खड़ा है? वाइट सी ऑप्शन। अगर तो बेटे वो सन की तरफ करके खड़ा है तो व्हाइट दिखना है, अगर सन की बैक साइड पर है मून के तो ब्लैक दिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 1, सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट बिकॉज, जल्दी बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर सी ऑप्शन। कौन से बोला? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा है इसने कि ब्लू लाइट मैक्सिमम स्कैटर हो जाती है, जबकि अच्छा आंसर नहीं है। अच्छा आंसर ये है, आप कहोगे सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं लेकिन ऑरेंज एंड रेड कलर ही सक्सेसफुली पहुंच पाते हैं आंख तक। तो मैंने आपको समझाया था, आपको अच्छी तरह से ये। चलो आओ बेटे, अब आ जाओ आप फर्स्ट पेज पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट पेज असाइनमेंट का। Which of the following statement is are true, not true for the eye lens? True है कि non true? First, it is the solid non-crystalline in nature. फॉल्स। False. अभी अभी टीचर ने क्या बोला था? आई लेंस इज द क्रिस्टलाइन क्लियर लेंस, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा लिक्विड कंटेंट होता है इसके अंदर, तो ये हार्ड तो हो ही नहीं सकता। सेकंड पार्ट, पहले वाले देखो टीचर ने क्या बताया बच्चे आपको, फर्स्ट का फॉल्स बताया। सेकंड क्वेश्चन, आई लेंस फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोलो। रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज ही बनता है और रियल बनता है, लेकिन उसको स्टेट करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन कैसे करता है? रेटिना पे बने हुए इमेज को ऑप्टिक फाइबर मैसेज के रूप में लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ब्रेन उस इमेज को अपनी पुरानी मेमोरी से कंपेयर करके उसको सीधा करके हमें दिखाता है। शाबाश,
Third point, lens provides the finer adjustment of the focal length required to focus the object. True. True. लेंस के द्वारा फाइनल मेन फोकसिंग नहीं होती, मेन फोकसिंग कॉर्निया के द्वारा होती है, लेंस की फाइनल एडजस्टमेंट करता है. B option. फोर्थ, इट इज ए बाइकॉनकेव लेंस. False. फॉल्स है बेटे फोर्थ वाला. क्यों फॉल्स है? क्योंकि बाई कन्वेक्स लेंस होता है ना कि बाई कॉनकेव. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. सेकंड क्वेश्चन पे आओ. The distance of the image from the eye lens in the normal eye when we increase the distance of the object from the eye. क्या है बेटे बताओ? Sir, Distance of the image from the eye lens in the normal eye when we increase the distance of the object from the D eye. option. Follow remains changed, unchanged. Changed. तो बेटे देखो, आपका आंख का साइज छोटा बड़ा थोड़ी होता है. ये तो लेंस वहीं पर लगा हुआ है और रेटिना वहीं पर है ना. तो यहां से लेकर यहां तक का इसका डायामीटर तो वही रहता है, ये थोड़ी चेंज होता है. तो इसने इमेज तो वहीं पे बनाना है, राइट. ये अपनी फोकल लेंथ आगे पीछे चेंज करके सेम स्क्रीन को यूज कर लेता है. तो फोकल लेंथ लेंस अपनी चेंज करता है, ना कि आंख आगे बड़ी होती है, राइट. तो अनचेंज्ड लिखेंगे हम इसको. क्वेश्चन नंबर 3, इसकी कॉलम मैचिंग करके दिखाओ, जल्दी बताओ. कॉलम मैचिंग. Sir, A option. ए बी सी डी. ए के साथ कॉर्निया लाइट एंटर करेगी इसमें. प्यूपिल. प्यूपिल क्या बेटे? जो हमारी लाइट प्यूपिल रेगुलेट्स, प्यूपिल तो नहीं, आइरिस कंट्रोल करता है बेटे. आइरिस रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट. सी के ऊपर 1 लगना चाहिए बेटे, सी के ऊपर 1. ओके, ठीक है. आई लेंस, आई लेंस कंट्रोल्स द फोकल लेंथ. बिल्कुल सही, आई लेंस ही तो कंट्रोल करता है. तो डी के ऊपर लगना चाहिए 3. और फिर बी कौन सा? बी, प्यूपिल कंट्रोल्स दिस. प्यूपिल, प्यूपिल से तो लाइट एंटर होती है. अच्छा ये गड़बड़ हो गया बेटे. प्यूपिल से लाइट एंटर होगी ना, ये यहाँ 2 हो गया. और 1 क्या है? कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? कंट्रोल्स दी. गड़बड़ हो गया, फिर से लिखते हैं इसको. ए बी सी डी, 1 2 3 4 बेटे, ठीक है. जो प्यूपिल है उसका तो पक्का काम है कि उससे लाइट एंटर करती है, राइट. बी का 2 है, राइट बेटे. तो बी का 2. और उसके बाद क्या है? आइरिस रेगुलेट्स द कंट्रोल एंड ऑफ लाइट. बिल्कुल सही, सी का 1. अब देख लो, बी का 2, सी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में बनता है, सी ऑप्शन में बनता है. ए का 4 कंट्रोल्स दी. उल्टा पुल्टा लिख रखा है. हाँ, कंट्रोल दी साइज ऑफ द प्यूपिल. कॉर्निया तो ऐसा नहीं करता. गलत है बेटे, इसको ना मैं ही लिखाता हूँ आपको, छोड़ो. ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं लिखाता हूँ. देखो, जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया बेटे, वो मेनली फोकस करता है, मेनली रिफ्रैक्शन इसमें होती है. ध्यान से सुन लो. और जो प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल, वो लाइट की एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट फॉर लाइट. ओके. और जो होता है आइरिस, आइरिस जो होता है वो कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. और प्यूपिल ओपनिंग साइज, ओपनिंग साइज ऑफ प्यूपिल. इसका मतलब है ये रेगुलेट करता है लाइट को, कितनी जाने देनी है अंदर, कितनी नहीं. रेगुलेट्स लाइट कंटेंट. ओके. और जो आखिर में है आई लेंस, आई लेंस क्या करता है? लाइट को फाइन फोकसिंग करता है, फाइन फोकसिंग ऑन रेटिना. ये 4 चीजें सही से लिख लो, ठीक है.
अब बाकी वो खुद से बनाएगा। तो नीचे भी बाई चांस वही लिख रखा है। फोर्थ क्वेश्चन भी छोड़ दो बस। थर्ड और फोर्थ के लिए बस ये कॉमन टेबल बना लो, इसी से आंसर देने हैं आप। जो इसमें असाइनमेंट में लिखा हुआ वो रहने दो। सिलियरी मसल, तो आपको सिलियरी मसल भी लिखा हुआ है इसमें। सिलियरी मसल जब भी आपको बात करे तो इसका आंसर है अकोमोडेशन से बच्चे, अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन मैंने आपको समझा दिया था, दूर और पास की फोकसिंग को सही करता है, कर्वेचर को चेंज कर देता है बेटे ये। ओके, ये देखो, कर्वेचर का मतलब होता है कर्व, ये कम कर्व रखना है या ज्यादा कर्व कर देना। अगर कंप्रेस करेगा तो ऐसे कर्व बन जाएगा, अगर रिलैक्स करेगा सिलियरी मसल तो लेंस को खींच लेगा। जब लेंस ऐसा होता है तो दूर की चीजें देख रही होती है आंख, फार ऑब्जेक्ट्स। जब लेंस दबाया होता है तो वो नियर की चीजें देख रही होती है आंख, जैसे बुक पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ डायरेक्ट बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग, बताओ कौन सी करेक्ट है। देखो बेटे, जो हमारा आइरिस होता है ना, ध्यान से सुनो, ये हमारा हो गया बेटे लेंस, ये हो गया आइरिस। आइरिस उसके सेंटर में यहाँ प्यूपिल, ये क्या है बेटे, आइरिस। आइरिस के दो काम होते हैं, एक तो आंख को कलर देता है, कलर ऑफ द आई। ओके, कलर ऑफ द आई मेनली क्या होते हैं, तीन कलर होते हैं, देखो बी से और फिर ग्री से, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, बी क्यूब, और यहाँ दो, ग्रीन और ग्रे। यही पांच मेन कलर लिखने हैं आपको, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन, ग्रे। बाकी कलर रेयर, वेरी रेयर होते हैं, उसको नहीं हम लिखते। तो ये ना आइरिस जो होती है ना बेटे, बाल टाइप स्ट्रक्चर होती है ये सारी तरफ से। तो अगर ये बाल टाइप स्ट्रक्चर है तो प्यूपिल को ढक देते हैं, कभी इसको ओपन कर देते हैं। तो जब अगर मान लो सामने से ट्रक की हेडलाइट आ गई, हेडलाइट एकदम से ऑन होगी ट्रक की, तो एकदम से लाइट अगर सारी जाएगी तो आई बॉल के अंदर ग्लेयर पैदा हो जाएगी, अननेसेसरी ग्लेयर। तो क्या ये प्यूपिल क्या करता है, इस आइरिस क्या करता है, ये प्यूपिल को सारी तरफ से ढक देता है। ये बिल्कुल ऐसे देखो, मान लीजिए ये प्यूपिल है और आइरिस मेरी फिंगर्स हैं, ये इसको ऐसे अंदर से ढक देगी साइडों से, तो ओपनिंग एरिया कम बचेगा। अगर ये पीछे को हो जाएंगी फिंगर्स तो ओपनिंग एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो प्यूपिल का वो एरिया जो लाइट की एंट्री के लिए ओपन है, उसके डायामीटर को कंट्रोल करता है आइरिस। ओके, इसके बिना इस आइरिस का कलर होता है, जो कलर पेरेंट्स से बच्चे को आता है, हेरिडिटरी, पेरेंट्स से बच्चे को आता है। ब्लू होएगी, ब्लैक होएगी, ब्राउन होएगी, ग्रीन होएगी या ग्रे होएगी। ये आंखों का कलर हो सकता है बेटे। किसी भी बच्चे ने आंखों का रेड कलर नहीं लिखना बेटे, याद रहे, ये पेपर में पूछ लेता है कभी। रेड कलर सिर्फ सीरियल्स में होता है ना, गोस्ट टाइप दिखा देते हैं आंसर से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा है। एक बंदे की आंख बिल्कुल सही है, उसके लेंस से यहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखता है उसको। थोड़ा सा दूर करते हैं तो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, ऑब्जेक्ट को नजदीक करते हैं थोड़ा सा तो भी धुंधला होता है, लेकिन इस जगह पर रखा हुआ डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर होता है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द कंडीशन क्या है, हेल्दी अडल्ट अनएडेड ह्यूमन आई। चार कंडीशनें होगी, आंख बिल्कुल स्वस्थ हो, बच्चा 18 साल का हो चुका हो, उसके चश्मा ना लगा हो और वो इंसान का बच्चा हो, तब उसको डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर,
यानी कि 0.25 मीटर। एक बात याद रखना, कुदरत ने ना बच्चे ये 2 और 5 का डिजिट आंख के लिए कई बार यूज करा। बताता हूं, एक तो यहाँ का है 20 सेंटीमीटर, और ये जो हमारी आंख की आई बॉल होती है ना, इसका डायामीटर आपसे कभी पूछ ले, डायामीटर, तो वो 2.5 सेंटीमीटर लिख दो आप। ओके। और एक यहाँ पर प्यूपिल होता है, प्यूपिल, जिसमें से लाइट गुजरती है, उसके अंदर भी ये दोनों डिजिट यूज होते हैं। और मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, प्यूपिल का डायामीटर कितना होता है ये आप मेरे को बताओगे, लेकिन होते यही दोनों डिजिट यूज है। यूनिट चेंज हो जाएगा, इसमें सेंटीमीटर, इसमें देखो डेसिमल आ गया, और इसमें आप खुद पता करके आओगे। देखते हैं कौन बच्चे की अच्छी लगन है कि वो पता करता है। अगला पॉइंट, व्हाट इज ट्रू अबाउट मायोपिया, 7th क्वेश्चन। तो सिंपल पता ही है बेटे हमें, मायोपिया में ये मत कहना के दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं कहना। फार ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखेंगे और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेंगे। ओके, ऐसे बोलना है बस, उसके मुताबिक आप अपनी ऑप्शन चूज कर लेना जो भी। ठीक है। और एक चीज और देखो, क्योंकि मायोपिया में बंदे को नियर की चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दी, इसका मतलब उसकी आंख में कौन सी काबिलियत है, नजदीक देखने की। तो नजदीक की इंग्लिश क्या होती है, नियर। नजर की इंग्लिश क्या होती है, साइट। तो बन गया नियर साइटेडनेस। तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, यानी दूर की काबिलियत खत्म होगी देखने की, लेकिन नजदीक की बनी हुई है। ओके, नियर साइटेडनेस इज नोन एज मायोपिया। इसी तरह से अगर कोई बच्चा हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम पूछना चाहे मेरे से, हाइपरमेट्रोपिया कोई बताएगा? Farsightedness. फार साइटेडनेस। अच्छा, जिन बच्चों की दोनों नजर कमजोर हो जाती है, मायोपिया भी हो गया उनको, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, प्रेसबायोपिया। Presbyopia. मायोपिया, उनके सिलियरी मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है। एक ऐसा आई डिफेक्ट भी होता है, ध्यान से सुनो, जिसमें बंदे को रेड कलर दिखता है, उसको ग्रीन, और ग्रीन कलर रेड दिखता है। कलर ब्लाइंड। रेड कलर Color blind. कलर ब्लाइंडनेस होता है बेटे। और इन बंदों का ड्राइविंग लाइसेंस बनता ही नहीं है, मना कर देते हैं इनको फॉरेन कंट्री में। अब सोच लो, जिसको रेड ग्रीन दिखता है, तो ट्रैफिक लाइट पे वो क्या करेगा बंदा, सोचो जरा। ठीक है। और इस कलर ब्लाइंडनेस में बड़ी हैरानी की बात है कि ये सिर्फ मेल्स को होता है, फीमेल्स को नहीं होता, लड़कियों को नहीं होता ये। पर इसका वाई क्या है, क्यों, आज तक साइंटिस्टों को इसका नहीं पता। ये अंडर क्वेश्चन मार्क है, किसी साइंटिस्ट ने इसका रीजन नहीं पता कर सके कि ये सिर्फ मेल्स को क्यों होता है। ठीक है। आगे चलो, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में सारे पॉइंट ऑलरेडी बता दिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। फॉर बाईफोकल लेंस फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटे, बाईफोकल लेंस होता क्या, ध्यान से सुनो। कभी कभी किसी बंदे का चश्मा आपको ऐसे दिखेगा, लेट मी टेल यू, ये उसके स्पेक्टिकल्स हैं, लेकिन उसके स्पेक्टिकल में ना, आप ध्यान से देखना, आपको यहां पर एक लाइन दिखेगी, ऐसे लाइन। ओके, तो लाइन का मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाला लेंस है वो है कॉनकेव लेंस, यानी कि जब उसने दूर की चीजें देखनी है तो इधर से देखेगा। और जो पास वाला लेंस है वो कन्वेक्स है,
जब उसने किताब पढ़नी है तो वो नीचे से देखेगा। उस बंदे को प्रेस बायोपिया हो गया है, उसकी आंख ओवरऑल कमजोर हो गई है, उसकी दूर की नजर भी कमजोर है, पास की नजर भी कमजोर है। ऐसी आंख को ठीक करने के लिए ये दो लेंसों का जो मिक्सचर लेंस लगता है स्पेक्टिकल लेंस में, इसको बोलते हैं बाईफोकल। बाईफोकल यानी फोकल लेंथ नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। एक ही लेंस में, एक ही कांच में दो लेंस मर्ज करे होते हैं, तो जहां पर ये मर्जिंग होती है ना, तो वहां पर ये लाइन से दिखती है। ओके। एक और भी ऐसे लेंस होते हैं, उसमें चश्मा आजकल जो नया आया है सिस्टम, उसमें ये लाइन होनी बंद बंद हो गई है, लेकिन उनकी कांच ऐसे दिखते हैं। यहां से देखता है वो नजदीक, ऊपर वाले पोर्शन से दूर देखता है। उनके कांच स्पेक्टिकल्स में ऐसी ऐसी लाइनें दिखती। ये लेटेस्ट ट्रेंड है, ये पुराना ट्रेंड है। किसी बुजुर्ग के लगे हुए देखना आप, आंखें के चश्मे वो ऐसे होंगे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। इफ ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर डिस्टिंक्टली, कौन सा लेंस आप उसके लगाओगे? वेरी Convex lens. जब उसको दूर की चीज नहीं क्लियर दिखती, नहीं बेटे देखो, इफ ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर, बियॉन्ड कह रहा है 2 मीटर के बाद क्लियर नहीं दिखता, पहले क्लियर दिखता है। इसका मतलब उसकी दूर की कमजोर है बच्चे, दूर की कमजोर है तो कनकेव लेंस लगेगा ना। Concave lens. Concave lens. B option. हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। अगला देखो 11th क्वेश्चन। ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग द नियर विजन। अब प्लस वाली पावर बोलिए तो उसको कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्टिक फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लो वेरी सिंपल, इसमें क्या है, पावर अगर हमें फोकल पावर हमें दे रखी है तो फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे, ये फार्मूला लगा हुआ है। एक बात याद रहे, इस फार्मूले में फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में होनी चाहिए, गलती से भी सेंटीमीटर में ना पुट कर देना। किसी किसी किताबों में आपको ऐसा फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा 100/f। जब ये फार्मूला लिखा हो तो फोकल लेंथ को सेंटीमीटरों में पुट करना है, और जब ये फार्मूला लिखा हो तो फोकल लेंथ को मीटर में पुट करना है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये वाला यूज करो। ओके बेटे, आगे देखो 12th क्वेश्चन। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई लेंस। फोकल लेंथ तब इंक्रीज होती है जब आई लेंस रिलैक्स हो जाए बेटे, है ना। रिलैक्स वाला लेंस सेंटर से कम पतला हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है 12th का। 13th क्वेश्चन। रूपल रूपल करके कोई इंसान है, उसको मायोपिया हो गया बेटे। आप उसके लिए व्हाट वुड बी द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन हर आई। तो जो In front of the retina. बिल्कुल सही, क्योंकि जब उसको मायोपिया हो गया तो रेटिना से पहले ही लाइट फोकस हो गई थी। याद है आपको बेटे, मैं हमने फिगर बनाया था, तो बाद में तो ब्लर्ड बन इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में अगर नजर सही होती तो रेटिना के ऊपर फोकस होना चाहिए। रेटिना तो मतलब स्क्रीन। ओके। तो अब हमारे पास, शाबाश, बाकी क्वेश्चन मैं देखता हूं कौन से ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाते। लेट मी सी। आप इतने अजर्शन रीजन देखो। जो मेरे को लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे पर्सनल लेवल पे, वो मैं देखता हूँ।
बेटे बाकी जो इसमें क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर जो भी पॉइंट यूज होंगे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पर कवर करेंगे। आप इसको घर पे जाके अच्छे से करोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो। एक लास्ट बात, आपके पास 60 प्रेशियस डेज हैं। जल्दी से जाके अपना प्लानिंग कर लो, कौन से दिनों में क्या पढ़ना है। मैक्सिमम परसेंटेज आनी चाहिए। अगर 10th की परसेंटेज मैक्सिमम होएगी तभी आप अपनी चॉइस का स्कूल उठा पाओगे +1 में, और चॉइस के सब्जेक्ट ले पाओगे। ये बताना चाहूंगा, हमारे स्कूल में जितने 10th तक स्कूल है उसका सिर्फ 50% स्कूल है 11th और 12th को लिए हुए। तो 11वीं क्लास में एडमिशन के लिए मारामारी हो जाती है, आसानी से नहीं हो पाती। कई बच्चे विदाउट एडमिशन भी रह जाते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय। Bye, sir.